जय हिंद। आज इस वीडियो में आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले ये जानिए कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, राष्ट्रपति का पद जो है भारत के संविधान में किस भाग में है, तो भाग 5 में है। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सबको याद करने के लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक है। उस ट्रिक को मैंने लिखा है और उस ट्रिक के थ्रू सारे आर्टिकल्स को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, पकानिको का द्वयोदशम, पकानिको का द्वयोदशम। पा का मतलब होता है पद। किसका पद? राष्ट्रपति का पद। ठीक, राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 है। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आर्टिकल 52 का मतलब होता है क्या? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। कौन? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान, आर्टिकल 53। ठीक, आर्टिकल 53। अच्छा, औपचारिक का मतलब क्या होता है? औपचारिक का मतलब तो नाम मात्र। कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला है नी। नी का मतलब होता है निर्वाचन। क्या होता है? निर्वाचन। आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 54 में ये राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन सी प्रक्रिया होगी, ये बताया गया है। इसके बारे में मैं आगे पढ़ूंगा। हालांकि पहले मैं इस ट्रिक के थ्रू जो आर्टिकल्स है वो सबको लिखवा दे रहा हूँ, फिर आगे एक एक करके मैं आगे बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, को मतलब होता है कोटा। कोटा आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 55 में है। ठीक, का मतलब होता है कार्यकाल। ठीक, क्या होता है? कार्यकाल। कार्यकाल किस में है? आर्टिकल 56 में है। ठीक, दा मतलब होता है दशा, दशा या शर्तें। ठीक, किस में है? आर्टिकल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान 53 में है, निर्वाचन 54 में है। को मतलब होता है कोटा। क्या होता है? कोटा। आर्टिकल किस में है? 55 में है। ठीक, का मतलब होता है कार्यकाल। क्या होता है? कार्यकाल। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 56 में है। दा का मतलब होता है दोबारा निर्वाचन योग्य। दोबारा, एक मिनट, दोबारा निर्वाचन योग्य। मतलब अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होता है, पूर्ण होने के बाद भी वो दोबारा निर्वाचित होने के लिए योग्य है, निर्वाचन लड़ने के लिए, निर्वाचित होने के लिए योग्य है। ठीक है, ये अपने भारत में है कि आप कईयों बार चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में मात्र 2 बार आप चुनाव लड़ेंगे, 2 बार चुनाव लड़ जीतने के बाद तीसरे बार आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 57 में है। ठीक, यो मतलब होता है योग्यता। क्या योग्यता होनी चाहिए? ठीक, योग्यता सारा चीज़ मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना ही जानिए। ठीक, दा मतलब होता है दशा, ठीक, या शर्तें। शा का मतलब होता है शपथ।
मा मतलब होता है महाभियोग। महाभियोग, ये आर्टिकल 58 में है, ये आर्टिकल 62 में है, ये आर्टिकल 60 में है, ये 61 में है। ठीक है, फिर से देख लीजिए पूरा। पद कहाँ से लिया गया है राष्ट्रपति का? ब्रिटेन से लिया गया है। किस भाग में है? भाग 5 में है। एक ट्रिक है पकानिको का द्वयोदशम। इस ट्रिक के थ्रू सारे आर्टिकल्स को याद करना है। पा मतलब होता है राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 52। का मतलब होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान यानी नाम मात्र प्रधान, 53 में है। नि मतलब होता है निर्वाचन, आर्टिकल 54 में है। को मतलब कोटा, आर्टिकल 55 में है। का मतलब कार्यकाल, आर्टिकल 56 में है। दा मतलब दोबारा निर्वाचन योग्य, 57 में है। यो मतलब योग्यता, 58 में है। दा मतलब दशा या शर्तें, 59 में है। शा का मतलब शपथ, 60 में है। मा मतलब महाभियोग, 61 में है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक करके मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखिए, आर्टिकल 52 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति का एक पद होगा। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान यानी नाम मात्र प्रधान होगा। अच्छा, नाम मात्र प्रधान होगा तो वास्तविक प्रधान को होगा, कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अच्छा, नाम मात्र प्रधान होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत में कोई भी कानून बनेगा तो उसके बिना साइन के, बिना सिग्नेचर के वो लागू नहीं होगा। ये होता है नाम मात्र प्रधान, औपचारिक प्रधान। ठीक, तो कोई भी कानून, कोई भी नियम भारत में लागू होता है तो उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 54 में क्या है? आर्टिकल 54 में उनके चुनाव संबंधी, निर्वाचन संबंधित चीज़ें हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति क्या होती है? तो आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या होती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव इस तरह होता है कि जिससे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, जबकि जनता के द्वारा जो MP MLA यानी सांसद और विधायक चुने जाते हैं वो जाकर कर राष्ट्रपति को चुनते हैं। ये होता अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। जैसे हम लोग किसको चुनते हैं? हम लोग तो अपने विधानसभा में विधायक को चुनते हैं, लेकिन संसद में सांसद को चुनते हैं। तो वही विधायक और सांसद जो होते हैं वो जाकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं। ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। ठीक है, अब एकल संक्रमणीय और आनुपातिक पद्धति क्या होती है इसे जान लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई 3 कैंडिडेट राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो गए, A B C। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम सांसद हैं। ठीक है, हम सांसद हैं और हम वोट देने गए। ठीक, तो हमें समझ में आया सबसे पहले कि हम, अच्छा इसमें याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में सबको वोट देना होता है। वरीयता क्रम में सबको वोट देना ही क्या कहलाता है? आनुपातिक पद्धति। आनुपातिक का मतलब होता है वरीयता क्रम में वोट देना। ये भारत के संविधान में लिखा है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे सबको आनुपातिक, मतलब अनुपात के रूप में सबको एक एक करके वोट देना होगा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 नंबर पर किसको रखें, 2 नंबर पर किसको रखें, 3 नंबर पर किसको रखें। ठीक है, तो आइए इसी को समझते हैं। ठीक, तो A B C 3 कैंडिडेट खड़े हैं। ठीक, अब हम गए वोट, मतलब चुनाव में वोट देने। ठीक, अब जैसे हमें समझ में आया कि ये को 1 नंबर पे रखना चाहिए, तो A को 1 नंबर पर रख दिए, B को 3 नंबर पर रख दिए, C को 2 नंबर पे रख दिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब कोई तीसरा कैंडिडेट चुनाव में आया, वोट देने के लिए आया। ठीक है, तो 2 नंबर पे इन्हें रख दिया, 1 नंबर पे इन्हें रख दिया, 3 नंबर पे इन्हें रख दिया। कोई तीसरा और पर्सन आया, 1 नंबर पे इन्हें दे दिया, 2 नंबर पे इन्हें दे दिया, 3 नंबर पे इन्हें दे दिया। मतलब ऐसे करके इतने कैंडिडेट आए, दिए वोट। ठीक है, तो ये सबको वोट देना क्या कहलाता है? आनुपातिक पद्धति होता है। ठीक है, अब एकल संक्रमणीय क्या होता है ये देखते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले ये काउंटिंग कैसे होता है। काउंटिंग पहले कैसे होता है ये देखिए। अच्छा, इसमें 1 नंबर पे कितने लोग हैं? एक नंबर पे चुने गए कितने लोग हैं? देखिए 1 मिनट कितने लोग हैं? तो 1 2 लोग 1 नंबर पे चुने गए हैं। ठीक है, इसमें कितने लोग? 1 2, यानी 2 लोग चुने गए हैं 1 नंबर पे, इसमें 1। ठीक है, 1। तो यहाँ पर तो तीसरा नंबर C वैसे ही हार गया, क्योंकि इसे 1 नंबर पे 1 ही लोग चुने हैं। ठीक, और इसमें 2 नंबर पे 2 लोग 1 नंबर पे चुने हैं, इसमें 2 लोग 1 नंबर पे चुने हैं। तो A और B अभी बराबर है, लेकिन ये हार गए, तो इनका और क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है इन दोनों में। ठीक,
ये होता है एकल संक्रमणीय। ठीक, क्या होता है? एकल संक्रमणीय। ठीक, अब जीत कैसे होती है? ये होता है प्रथम चरण। ठीक है, क्या होता है? प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या होता है? प्रथम चरण में इसमें जीत नहीं हुई। ठीक, तो दूसरा चरण होता है। दूसरा चरण में क्या होता है? इसमें 2 नंबर पे कितने लोग दिए? 1 नंबर, 1 लोग दिए। कितने लोग? 1 लोग। 2 नंबर पे कितने लोग दिए? 1 लोग दिए, और कहीं 2 नंबर दिखता ही नहीं है। इसमें कितने लोग को 2 नंबर पे दिए? 1 और 2 लोग दिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक नंबर पे है, 1 ही लोग दिए हैं, इस पे 2 लोग दिए हैं, तो इनका भी हार हो गया, तो इनका जीत हो गया। ये होता है चुनाव। ऐसे चुनाव होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अब देखिए प्रथम चरण आज तक केवल एक ही बार बीबी गिरी जब चुनाव लड़े थे तो दूसरे चरण में जीते थे। ठीक, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रखना, दिल्ली तथा पांडिचेरी को पहले शामिल नहीं किया गया था। इन्हें कब शामिल किया गया? 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इन दिल्ली तथा पांडिचेरी को शामिल किया गया। ठीक, अच्छा, कौन कौन शामिल नहीं होते हैं? तो ध्यान रखना, राज्यसभा तथा लोकसभा के मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सभी सदस्य नहीं शामिल होते हैं। लोकसभा में कौन मनोनीत होता था? तो 2 एंग्लो इंडियन। हालांकि अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाता लोकसभा में। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया। इसलिए अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं किया जाता है, मनोनीत नहीं किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, अभी भी वो मनोनीत होते हैं। कहाँ से मनोनीत? कुछ क्षेत्र से मनोनीत होते हैं, तो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, इसलिए वो भारत के जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है उसमें भी शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने सारी चीज़ लिख दिया, डिटेल्स में देख लीजिए। लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्य के विधानसभाओं के दिल्ली तथा पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हालांकि देखो यहाँ पे लिख दिया है 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिल्ली तथा पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ठीक, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन शामिल नहीं होते हैं? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। हालांकि 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेट नहीं किया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, वो तो अभी भी मनोनीत होते हैं। किस क्षेत्र से? 4 क्षेत्र से। कौन कौन सा? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अब ये भी भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, ये क्यों भाग नहीं लेते हैं? सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करते हैं, तो ये अगर जाएंगे वोट देने तो किसे देंगे? जो राष्ट्रपति होगा भाई उसी को देंगे, क्योंकि उसी के थ्रू ये नॉमिनेट होकर के आए हैं, इसलिए इन्हें भी नियुक्त उसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, विधान परिषद हमने पहले ही बता दिया, विधान परिषद सभी राज्य में है नहीं, सिर्फ 6 राज्य में है। ठीक है, तो ये इतने लोग शामिल नहीं होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट कर लेना कि अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री यदि विधान परिषद के सदस्य हैं तो वो भी राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के योग्य नहीं होंगे। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट की काउंटिंग कैसे होती है? एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है? एक एमपी की वोट की वैल्यू क्या होती है? टोटल एमएलए एमपी की वोट की वैल्यू क्या होती है? आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम राज्य विधानमंडल की अगर बात करेंगे। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल में 2 भाग होते हैं। पहला होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करने नहीं जाते हैं। ठीक है, वो वोटिंग करने के योग्य नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ 6 ही राज्य में विधान परिषद है, बाकी अदर राज्य में नहीं है, इसलिए ये वोट डालने नहीं जाते हैं। ठीक है, वही विधानसभा की बात करें तो पूरे भारत में टोटल विधायकों की संख्या है 4033 है। ठीक, अगर एक विधायक यानी एक एमएलए की वोट की वैल्यू पता करनी हो तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू पता करने के लिए राज्य की जनसंख्या, यानी जिस एमएलए जिस राज्य का उस राज्य की जनसंख्या बटा उस राज्य के एमएलए, ठीक है, उस राज्य का टोटल एमएलए गुणे 1/1000 कर देना है, तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यूपी की लेते हैं, तो यूपी के
एक एमएलए की वोट की वैल्यू 208 होती है। कितना होती है? 208 होती है, ठीक है। और टोटल एमएलए कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 403 है। तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू को अगर 403 एमएलए वोट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 83,824। यानी उत्तर प्रदेश से जितने एमएलए हैं उनकी वोटों की संख्या कितनी है? 83,824। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश से 83,824 वोट जाते हैं, ठीक। वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में एक एमएलए की वोट की वैल्यू 7 होती है, और जबकि कितने एमएलए वहाँ पर हैं? 32 हैं, यानी 32 विधायक वहाँ पर हैं। तो 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 224 आएगा। यानी कि सिक्किम से 224 वोट आते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा, यानी एक एमएलए की वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है पूरे भारत में, ठीक है। किसका? उत्तर प्रदेश का, ठीक। और वही सबसे कम अगर की बात करें तो सिक्किम के एमएलए की सबसे कम वैल्यू होती है। सिक्किम की जो एमएलए होते हैं उनकी वोट की वैल्यू सबसे कम होती है पूरे भारत में, ठीक है। कितनी होती है? 7 होती है, ठीक। अगर टोटल एमएलए की बात करें, पूरे भारत में टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू की बात करें तो 5,43,231 होते हैं, ठीक है। यह हुआ विधानमंडल, यानी राज्य के विधानमंडल की बात। अब केंद्र की अगर बात करें, संसद की, तो केंद्र की संसद की अगर बात करें तो संसद में टोटल सांसदों की संख्या 776 है जो इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं, ठीक। लोकसभा से 543, राज्यसभा से 233, 12 लोग राज्यसभा से जो मनोनीत होते हैं वो वोट के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है। कारण मैंने बता दिया है। 2 एग्लो इंडियन, पहले क्या था, 2 एग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे, अर्थात मनोनीत होते थे, तो वो भी नहीं जाते थे, लेकिन हालांकि अब तो नहीं होते हैं, ठीक। तो एक एमपी की अगर वोट की वैल्यू निकालना हो तो एक एमपी की वोट की वैल्यू निकालने के लिए टोटल एमएलए, ठीक है, टोटल एमएलए बटा टोटल एमपी कर देंगे तो एक एमपी के वोट की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। भारत में एक एमपी की वोट की वैल्यू 700 है। कितनी है? 700 है, ठीक। अगर एक एमपी के वोट की वैल्यू 700 है तो टोटल एमपी कितने हैं? 776 हैं। तो 700 को 776 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एमपी, जितने एमपी हैं उनकी वोट की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो टोटल एमपी की वोट की वैल्यू कितना है? 5,43,200, 5,43,200। यानी कि भारत में टोटल एमपी के वोट की वैल्यू 5,43,200 है, ठीक। अगर पूरे भारत में टोटल वोट यानी एमपी और एमएलए को मिला करके टोटल वोट की अगर बात करें तो एमपी और एमएलए को मिला करके 10,86,431 वोट है, ठीक है। कितना है? 10,86,431 वोट है, ठीक है। राष्ट्रपति का जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। ध्यान रहे, जितना वोट है कुल वोट का यदि 1/6 भाग हासिल नहीं कर पाते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक है। कितना? 1/6 भाग मैंने लिख दिया है। राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा करना होता है। 1/6 भाग वोट लाना अनिवार्य है। यदि कुल वोट का 1/6 भाग नहीं लाते हैं तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कोटा निकालने के लिए फॉर्मूला है कुल वोट बटा कुल प्रत्याशी +1, और जितना आएगा उसमें +1 कर देना, इतना कोटा आ जाएगा। इतना वोट लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल दिया गया है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है। अच्छा, यदि 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति मात्र 6 महीना तक कार्य कर सकता है। 6 महीने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य होगा, ठीक है, अनिवार्य होता है। और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है कार्यवाहक के रूप में तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा, ठीक। आगे है,
और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि यदि कोई भी राष्ट्रपति जो नया नवनिर्वाचित होकर आता है तो वो शेष समय के लिए नहीं आता है, वो पूरे 5 साल के लिए आता है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है 57, आर्टिकल 57, दोबारा निर्वाचित हो सकता है। ध्यान रखें, कोई भी राष्ट्रपति यदि अपनी कार्यकाल को 5 साल पूरा करता है तो दोबारा निर्वाचित होने के लिए योग्य होता है। वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है, वो तिबारा भी चुनाव लड़ सकता है, चौथी बार भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में यदि, सबसे पहले ये जानिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वहाँ पर यदि 2 बार कार्यकाल पूरा कर चुके हैं 5-5 साल तो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वहाँ पर नियम है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे भारत में अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं उसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में क्या है? योग्यता है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहला योग्यता हुआ भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक हों। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। ठीक, अगला अनुच्छेद है 59 में है दशाएं या शर्तें। क्या शर्तें हैं? पहला है पागल या दिवालिया ना हो। पागल तो समझते होंगे, दिवालिया क्या है? दिवालिया का मतलब ये होता है कि अपने आय से ज़्यादा कर्ज लेना दिवालिया कहलाता है। जैसे जितना कमाते ना हो उससे ज़्यादा कई गुना आप कर्जा ले लो तो दिवालिया कहलाता है। पता लगा ये दिवालिया है, कोई इतना कर्जा लिया है, राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा तो सबसे पहले अपना कर्जा निपटाएगा या तुम्हारा सेवा करेगा, इसलिए वो पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, आगे है लाभ के पद पर ना हो। ध्यान रहे, लाभ का पद सिर्फ सरकारी नौकरी कहलाता है। मंत्री, विधायक, सांसद ये लाभ का पद नहीं है, जबकि ये जनता के सेवक हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी ही लाभ का पद कहलाता है, इसलिए किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, अगला है संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। यदि आप किसी विधान मंडल या संसद का सदस्य हैं तो शपथ लेने से पहले अपनी सदस्यता को त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, ये शर्तें हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुच्छेद 60, शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य 30 न्यायाधीश होते हैं उसमें से कोई जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। ठीक, फिर अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग क्या होती है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है, जिसे महाभियोग कहते हैं। ठीक, महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। एक संसद के 1/4 मतलब 25% सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। महाभियोग लाने के लिए 25%, 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। ठीक है, फिर संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत 66% बहुमत से पारित करना होता है। यदि 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो उसी दिन से राष्ट्रपति को हटा माना जाएगा, वो हटा दिए जाएंगे। ठीक है, हालांकि आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं संसद में वो भी महाभियोग में उपस्थित रहते हैं, वो भी भाग लेते हैं। हालांकि वो निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं भाग लेते हैं, लेकिन इसमें महाभियोग में वो भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।